अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। मुझे कहते हैं सोहाब सर, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। और आज हरमीत नहीं है आज हमारे हरमीत साथ। को मिस करेंगे। आज हम छुट्टी मना रहे हैं कहीं। खैर जी, खबर यह है कि मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया, मैसेज भेजा वज़ीर आज़म को कि IMF से हम बाहर हो गए हैं शराइत, और अब वो ठीक हो गया मामला, और अब $1.9 बिलियन पाकिस्तान को करने की सूरत में मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा उसमें जो कैच है वो ये है कि जो IMF है उसने एक मुसवदा भिजवाया है हुकूमत को, और उस मुसवदे में बड़ी सख्त शराइत, मज़ीद बिजली महंगी, मज़ीद पेट्रोल महंगा। तो ये जो बोझ है वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, और उस बोझ के नतीजे में फिर महंगाई का एक जो तूफ़ान चला हुआ है ये थमने का नाम नहीं कहीं ले रहा। अब हम क्या करें? जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हमें पिक्चर दिखा दी जाती है श्रीलंका की, जहाँ के हालात ख़राब हैं, जहाँ चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, 15 दिन के लिए तमाम ऑफिस स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तो हमें वो पिक्चर दिखाई जाती है कि अगर आप नहीं मानेंगे IMF की शराइत तो वो होंगे आपके हालात। सर तो करते ही है ना, तरक्की पजीर ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ हम उस तरह से देखते नहीं है। रही सही कसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी। स्पीच के दौरान कहा बी रेडी फॉर जुलाई। हाँ, जुलाई में लोड शेडिंग होगी। पहले ही 18 से 20 घंटे हो रही, सर अब 24 घंटे चली जाया करेगी, यही होगा। और हम क्या कर सकते हैं? बहरहाल वापदा कह रहे बिजली आए ना आए बिल आएगा डबल आएगा ऊपर से। बस मौसम ऐसे मौसम की अगर हम बात करें सारी सूरत हाल में, मेरी तो आवाज़ ही बैठ गई है। हाँ, जज्बात बैठ गए सर, जज्बात बैठ गए, ठंडा पड़ गया हूँ मैं बिल्कुल। ये जो खबरें सुन के कि इतना महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, पता नहीं किस तरह से होगा। मैं खबर पढ़ रहा था और वो ये थी कि पेशावर के इलाके में बाज़ घराने ऐसे हैं जिन्होंने अपना सामान घर का बेचना शुरू कर दिया है कि माहाना अखराजात उनके पूरे हो सकें। लोगों के माहाना अखराजात पूरे नहीं हो रहे। सर मुल्की तारीख, आलमी तारीख की बदतरीन सूरत हाल और ये वक्त है जो हम और पूरी दुनिया गुजार रही है। लेकिन ये कह के ये लेम एक्सक्यूज़ दे के हम ये वक्त नहीं गुजार सकते। चले जब सारे सफ़र कर रहे हैं तो चले हम भी सफ़र कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा सा बैकअप प्लान अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे तो सारा मलबा एक्स हुकूमत पर डालने की बजाय थोड़ा सा बैकअप प्लान अगर होता तो चीज़ें कदरे बेहतर हो जाती हैं। IMF के लिए बहुत मेहनत की है। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा ये अप्रिशिएटेबल बात है। सर एक तो IMF का कर्जा हमें इसलिए भी चाहिए था, फंड्स चाहिए था कि मुल्की और माशी हालात बेहतर कर सके। एक इसलिए भी चाहिए था कि IMF के अंदर होने से बाकी दीगर ममालिक जो IMF के अंदर है वो हमें अच्छा कंसीडर करेंगे। तो वहाँ पर सर एग्जिस्टेंस हमारी बड़ी ज़रूरी थी। अब करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ा हुआ है, अब दरामदात में कमी आई हुई है, उसके बावजूद हमारे जो बोझ है फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर वो पड़ा हुआ है, और वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। अब वो जब डिप्लीट होंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए, वो भी एक मुश्किल का सामना है। खैर चलें, हमने बहुत बुरी खबरें सुना दी हैं, कुछ बेहतर खबरों की तरफ भी चलते हैं। टॉप स्टोरीज के चलते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहले रनडाउन देख लेते हैं आज का पहला क्या है हमारा। हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं, लेकिन वो भी खबर कुछ इस तरह से ही है कि अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कल के रोज़ ये कहा है कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे, वरना इसी सर्कल में राउंड हम घूमते रहेंगे। पता नहीं सर ये केड़े फैसले हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, लेकिन चलें अगर कुछ ऐसे फैसले हुकूमत करना चाह रही है कि IMF का फ़ंड और चीन से आने वाला फ़ंड जब मिल जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वाई नॉट, आप लें ऐसे फैसले। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास खबर है भारत से, जहाँ पर पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक मुतनाज़ बयानात जो कि मंजर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। अब सहाफ़ियों की बारी आ गई है, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा तो पुराना को रिकॉर्ड निकाल के सर 2018 में की गई ट्वीट के जुर्म में मोहम्मद जुबैर एक मुसलमान सहाफ़ियों ने गिरफ्तार किया, जिनको गिरफ्तार किया। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आपसे पूरी स्टोरी शेयर करेंगे। बढ़ती महंगाई पर हम बात करेंगे, लेकिन बढ़ती महंगाई से रेस्टोरेंट और आपके जितने भी होटल्स हैं वो कितनी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, उनके मालिकान का क्या कहना है, वो कैसे एड्रेस करते हैं सारी महंगाई को, इस पर हम आपसे आज बात करेंगे रन डाउन में। इसके अलावा रूफ गार्डनिंग का सर बड़ा रुझान हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़रख़ीज़ ज़मीन कंपैरेटिवली कम हो गई है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो रूफ गार्डनिंग का जो बढ़ता रुझान और ट्रेंड है इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्मियों में जिल्द पर होने वाली सर एलर्जी और जिल्द, और आजकल जो ये बरसात में बहुत होती है एलर्जी, बहुत मसाइल होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं अपनी टिप्स देंगे आपको। अच्छा जल्दी से डेली डोज की तरफ।
डेली डोज की तरफ में चलते हैं। सबसे पहले सर डेली डोज में अच्छी खबर है। कल जब मैंने खबर सुनी और जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म एक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ट्वीट देखा तो उन्होंने ट्वीट में अहमद को बड़ा अप्रिशिएट किया। अब अहमद कौन है मैं आपको बता देती हूँ। कोई नहीं भूलता APS का सर वाक़या और वो स्कूल पर जो फायरिंग हुई थी, वो मनाजिर आज भी आंखों के सामने आते हैं। तो हम दोबारा से रिकॉल करें उस चीज़ को तो दोबारा उसी दिन पर वापस चले जाते हैं। कितना खूबसूरत स्कूल, प्यारे बच्चे और दहशतगर्दों का ये हमला। लेकिन अब ये जो अहमद नवाज़ है सर, इन्होंने पाकिस्तान में जो है ना स्कूल फायरिंग के वाक़े से ये बच गए थे। बच जाने वाले ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर होने का बाकायदा ओहदा संभाल लिया। ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी एंड ओनली मुसलमान एट दैट। बहुत ज़बरदस्त ख़बर है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से इमरान खान पढ़े हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई पढ़ी हैं, बेनज़ीर पढ़ी हुई हैं। तो ऐसे में ख़ास तौर पे जब एक ऐसे ट्रॉमा से ये निकले कि जिसमें फायरिंग का वाक़या हुआ, कई बच्चे मारे गए थे और वो बच्चों जो शहीद हुए थे उनके इर्द गिर्द जब उनके जिस्म पड़े हुए थे उसके दरमियान में से ये निकले, फायरिंग में से बचे थे। तो उस ट्रॉमा में से निकलना ही बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजिकली जो आदमी के हालात होते हैं। बहरहाल ये पहुंची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक, वहाँ पे अब ये यूनियन के सदर मुंतखब हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के सदूर वज़राए आज़म आके तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े लीडरान से मिलने का मौका मिलता है। तो जो यूनियन का सदर होता है वो अमूमन कोई ना कोई बड़ा ओहदा संभालता है, फिर आके कोई ना कोई बड़ा काम करता है। तो हमें यही उम्मीद है कि अहमद नवाज जब वहाँ से निकलेंगे तो कोई बड़ा काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। और सर यही पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बहुत काफ़ी है। ये कोई इस तरह की बात है कि सर अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इटसेल्फ एक ऐसा इदारा पूरी दुनिया में जिसको माना जाता है, जहाँ से पढ़े लिखे बच्चों को समझा जाता है कि वो तालीम हासिल करके हायर एजुकेशन के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पर तालीम हासिल करके आप मज़ीद अपनी एक्सपर्टीज़ को मज़ीद एक्सेल कर सकते हैं। सर वहाँ की यूनियन का सदर बनना यकीनन एक क्रेडिट की बात है। चलिए अहमद नवाज को हमारी तरफ से मुबारकबाद। रुख करें जरा सर, रुख तो करें लेकिन रुख जरा स्पीड में करें आप। ये जो बूम बूम अफरीदी साहब है ना जी, इन्होंने मोटरवे पे वही स्पीडें मार रहे थे मोटरवे पे। थोड़ी भी नहीं सर, बहुत स्पीड। जितनी बूम बूम से वो बॉलिंग करते थे उतनी उन्होंने स्पीड से गाड़ी चलाई। लेकिन वहाँ पे आउट होना हो, यहाँ चलान जरूर हो गया। अच्छा, मैं पढ़ा था एक खबर के दुनिया में वो क्रिकेटर जो सबसे महंगे, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, अच्छा, तो उसमें आखिरी नंबर पे अगर जो शायद अफरीदी थे, लेकिन 2.9 मिलियन डॉलर्स अच्छा, इनकी वर्थ है तकरीबन। और बेशुमार महंगी गाड़ियाँ, पुरतायुश घर और लाइफ स्टाइल वो जो है उसके ये मालिक हैं। उस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़ी लग्जरी कार है जिसको वो चलाते हैं। अब लग्जरी कार होगी तो फिर उसको भगाना भी है ना, भगाना तो बनते हैं। टर्बो हो तो फिर आप उसको टर्बो में बूम बूम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सर तारीखी चलान आप देखें, जिन्होंने चलान किया उनको इतनी एक्साइटमेंट थी कि सेल्फी लेना शुरू कर दी कि हम बताएं कि हमने प्राउडली हमने चलान किया है शाहिद अफरीदी साहब का। स्माइलिंग फेस का चलान सर। हाँ, जो महंगे तरीन क्रिकेटर्स हैं उसमें दुनिया जहान के क्रिकेटर्स आते हैं। सबसे महंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो MS धोनी हैं इंडिया के, जिनकी वर्थ इस वक्त तकरीबन कोई 137 मिलियन डॉलर तकरीबन बनती है। तो वो बिलियन से भी ऊपर चले गए हैं। तो वो हैं। दूसरे नंबर पे विराट कोहली है इंडिया के, वो भी हैं इस दौड़ में। ऑस्ट्रेलवी, जो बरतानवी, न्यूजीलैंड के, इंग्लिश वो बल्लेबाज या बॉलर वो पीछे हैं। अच्छा। और इंडियन आगे हैं। यस सर, इतना पैसा इन्होंने कमाया, मतलब ये है। और तो सर उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। विराट कोहली की बात करें, हम धोनी की बात करें, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है सर। और सर शादियां भी तो फिर देखिए ना, बॉलीवुड में शादियां की हुई है तो फैन फॉलोइंग जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो फैंस ने बड़ी तारुष्का का जब रुख किया तो फिर इनका भी कर लिया। बहरहाल शाहिद अफरीदी के इस बूम बूम चलान पर काफ़ी एक्साइटेड थे ये सारे वार्डन्स। इन्होंने कुछ पिक्चर्स ली और उसके बाद हमें दिखाई। आगे बढ़ते हैं। कमाल उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब सेल्फी आप बेशक बना लें लेकिन चलान आपको करना पड़ेगा। सर चलान कराना पड़ेगा। खुशी से चलान किया है। स्माइल देखिए कितनी अच्छी। हमें कोई चलान करे तो गुस्से से मुंह लाल हो जाता है, हमारा भी और उनका भी। नहीं, लेकिन इसमें मोटर में पुलिस को भी सल्यूट करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने शाहिद अफरीदी को छोड़ा नहीं, उन्होंने इज्जत दी है लेकिन चलान करने के बाद रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया। दैट इज रियली गुड, दैट साउंड्स गुड, दैट सीम्स टू बी लाइक गुड। होनी चाहिए, यही स्पिरिट होनी चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की। आप पकड़े मुजरिम को जो भी जिससे जुर्म किया है,
उसको इज्जत दें पूरी, लेकिन कानून के मुताबिक सजा है वो भी जरूर दें। उसको सिखाएं कि आइंदा आपने ये नहीं करना, कानून सब पर लागू होता है, वो कोई क्रिकेटर हो, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस हो, कोई लॉलीवुड एक्टर हो, आप और मैं, हम आम शहरी भी हों, तो सब पर कानून एक जैसा लागू होता है। सर नेक्स्ट पर चलते हैं। केरला से खबर है सर, जहाँ पर खटारा बसें जो हैं वो बच्चों की तफरीह का मकाम बन गई हैं। कहीं इस्तेमाल ना हो तो बच्चों ने, अब समर वेकेशंस भी हैं, आजकल छुट्टियां भी हैं, तो बच्चों ने कहा कि चले जी हम ऐसे कर लेते हैं कि हम अब इस बस को अपने खेल का एक बना लेते हैं, एक टूल बना लेते हैं, एक टॉय बना लेते हैं। जैसे सर आपको बचपन में याद होगा, कोई भी चीज़ जो आपको घर में बिल्कुल नाकारा मिलती थी ना, वो एक खेल का खिलौना बन जाता था। ये किया केरला जो है ये वैसे भी एक मिसाल है हिंदुस्तान के लिए और दुनिया जहान के लिए भी, कि जिस तरीके के यहाँ पे उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए लोगों ने। केरला ही वो हिंदुस्तान का इलाका था जहाँ पे सबसे पहले 100% लिटरेसी, 100% लिटरेसी जिसको है उन्होंने अचीव किया था। और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी एक दफ़ा, वन मैन वन स्कूल की, कि एक छोटा प्रोजेक्टर, एक ब्रीफ केस दे के टीचर गांव से गांव ट्रैवल करते थे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे, उनको फिल्में दिखाते थे, उनको किताबें तक़सीम करते थे, और छोटी उम्र के बच्चे हों, बड़ी उम्र के लोग हों, सबको तालीम की सहूलत मुयस्सर आती थी उस तरीके के। मोबाइल एजुकेशन को यूटिलाइज किया, मोबाइल एजुकेशन को यूटिलाइज किया, और जहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म जो पोर्टेबल हों, जो एक शहर से दूसरे शहर में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, बच्चों को बाशऊर करने का सबसे बेहतरीन तरीका सर ये। तो ये बसें भी जो हैं उन्होंने बजाय इसके कि कबाड़ खाने में भेज दें, उन्होंने इनको कमरों में तब्दील करके खेलने का सामान मुहैया कर दिया। बच्चों को वैसी ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि जब कोई उनके घर के किनारे, सड़क के किनारे कोई चीज़ खड़ी हो, बस हो जिसमें वो हाइड एंड सीक कर सकें, भाग दौड़ सकें, तो बड़ा मतलब वो देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। सर दूसरा ये कि खाली उन्होंने सिर्फ बसेस बच्चों को नहीं दी, उसको वेल्डिंग करके दे मेड दैट अ क्लासरूम काइंड ऑफ थिंग, अ बेडरूम काइंड ऑफ थिंग ना। सारे बच्चों के बैठने की जगह उन्होंने खुली कर दी है। और ये देखो कैसे टीचर ला के बच्चों को खेलने के लिए मतलब वो उनको गाने तालियां बजाने, उछलने कूदने, उसके लिए उनको मतलब वो कायल किया हुआ है, प्लेटफॉर्म बना दिया है। देखिए ना, ये तालीम सिखाने का एक नया तरीका है जो कि आजकल के बच्चों को कन्विंसिंग लगता है थोड़ा सा, वरना किताबें पकड़ा दो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। पढ़ने के लिए सर नए ट्रिक्स जो है ना उसको आजकल करना पड़ता है। सबक हमारे लोगों के लिए भी ये है कि आप बसें जो खटारा करके उनको फेंक देते हैं, उनको यूज़ करें, कच्ची बस्तियों में, छोटे इलाकों में वहाँ पे ले जाएं, इनको रंग रोगन करें। और में खास तौर पे रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने एक लॉन्च की है बस सर्विस, तो वो तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पर बहुत सारी बसें जो कराची की मेरे ख्याल से अब वो नाकारा हो गई हैं, तो उनको यूटिलाइज करके सिंध में खास तौर पर तालीम की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, ये जो डेली डोज है ना, ये दरअसल दूसरी डोज है जो खबर मैं देने लगी हूँ, और ये दूसरी डोज उन लोगों के लिए ज़रूरी जिनको लगता है कि पहली डोज से बिल्कुल आराम नहीं आया। ये सर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स की सज़ा और जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया सर, बरकरार है। अच्छा। दूसरी शादी करनी है तो सर पहले तो आपको जो घर से सज़ा मिलनी है वो अलग, जो कानून देगा वो अलग, और फिर कानून सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी देगा। जेल की सलाखों के पीछे से निकलते ये हाथ सर, दो हाथ जो है इन्होंने अदालत में प्ली ये ली थी, हाई कोर्ट में जब मुकदमा किया, इनको पहले लोअर कोर्ट ने सजा दी। इन्होंने कहा कि जनाब मैजिस्ट्रेट को ये नहीं फैसला करने का अख्तियार कि वो मुझे सजा दे, ये जो फैमिली कोर्ट है वहाँ से मुकदमे का फैसला होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इनकी प्ली मानी नहीं और इनको 6 महीने कैद और साथ में जुर्माने की सज़ा को बरकरार रखा, और इन्होंने कहा ये तुम्हें करनी पड़ेगी। ये सारी बात यह है कि जिस वक्त आप निकाह करते हैं, निकाह नामे में एक फॉर्म होता है कि दूसरी शादी के लिए क्या पहली शादी की पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो ये उन्होंने ज़ाहिर है फॉर्म भरा होगा। उस फॉर्म में अगर ये लिख देते शायद इनकी नीयत पहले से ऐसी होती। सर मैं आपको मेरे पास सवाल है एक आपके हमारे व्यूवर्स के लिए भी कि सर देखिए ये क्यों लिखा हुआ है कि दूसरी शादी के लिए इजाज़त चाहिए? मुझे लगता है 4 शादियों की इकट्ठी इजाज़त ले लेनी चाहिए थी। ये इसलिए क्योंकि देखिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि इजाज़त लेंगे तो ये कानून से और ये जुर्म से भी और फिर जुर्माने से भी और कैद से, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर हम मज़हब का सहारा लेकर, अक्सर लोगों को सर हमने कहते हुए सुना है कि नहीं 4 शादियाँ जायज़ है तो कर लेनी चाहिए। जायज़ सिर्फ उस सूरत में जब अपनी पहली बीवी से आप इजाज़त लें और बाकायदा उन्हें मनाएं, और फिर आप वरना जेल जाएं। वैसे इतनी महंगाई के दौर में मेरी तो समझ में नहीं आता कौन लोग होंगे जो अफोर्ड करते होंगे 2-2 शादियाँ करनी।
कौन लोग होंगे जो होते इतने हैं, खतरे बर्दाश्त कर हमने सकते इतनी हैं। खबरें पढ़ी हैं। वो जो कुरान की आयत है जहाँ से ये मतलब नतीजा निकालते हैं कि तुम कर सकते हो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार शादियाँ, अगर तुम इंसाफ कर सको, जो तुम नहीं कर सकते ये भी साथ बता दिया। ये भी साथ बता अच्छा दिया सर, गया कि आपने तुम ये नहीं बात कर की है सकते। तो मैं आपकी इस बात को सेकंड करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह ये कोट करते हुए देखा है कि आप दूसरी या चार शादियां जो आपको जायज़ है, जो आपको कहा गया है कि हुक्म है कि कर लो, लेकिन साथ सर ये जो आखिरी चीज़ आपने बोली है ना, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम इंसाफ कर सको, जो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के बस में है ही नहीं। जिस वक्त वो बीवियों का मामला आता है, अगर एक बीवी बूढ़ी हो चुकी है और एक जवान है तो इंसाफ कहाँ से होगा? वो ज़ाहिर है अपना वक्त जो है वो गुजारेगा नौजवान बीवी के साथ। और फिर वहाँ तो हाल ये है कि आपने अगर आटा एक मन उधर भिजवाया तो एक मन इधर भी भेजना है, आपने टूथपेस्ट एक क्वालिटी की उधर भिजवाई है तो इधर भी भिजवानी है। आपने मोहब्बत को कैसे बांटेंगे, मोहब्बत को कैसे तोल के आप जो है बराबर का तकसीम करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो उससे बेहतर है मना हो जाए। और फिर बीवियों के लिए भी है, शादीशुदा ख़वातीन के लिए यही भी। मैं कहने लगी थी कि हम ख़वातीन की बात नहीं कर रहे हैं, मर्द हज़रात की बात कर रहे हैं। ख़वातीन को भी अगर ये इनिशिएटिव या स्टेप आप लेते हैं तो आपको उतना ही सपोर्टिव होना पड़ेगा, उतना ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उतना ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर शायद ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो सर चल सके, वरना तो नहीं चल सकती। हमने एक ब्रेक लेनी है, बातें कुछ हमारी ज़्यादा ही टेक्निकल हो गई हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज़। ब्रेक के बाद कल शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में इस बात के बारे में बात की कि पाकिस्तान को दोबारा अपनी डगर पे चलाने के लिए बहुत से मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। उस मुश्किल फ़ैसलों का उन्होंने जिक्र भी किया कुछ का। उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी जहाँ पे उन्होंने कहा कि IMF की मदद के बगैर 6 बिलियन का बुनियादी ढांचा उन्होंने अपना बनाया है। उन्होंने इस बात के बारे में बात की कि हम कर्ज़ों के जाल में इतनी बुरी तरह जकड़े में हैं कि जिससे निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। उन्होंने इसके बारे में भी बात की कि पाकिस्तान को एक ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने की ज़रूरत है जिसको आइंदा आने वाली हुकूमतें तब्दील ना कर सकें। ये ढांचा किस तरह का हो, क्या हो, पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। इमरान याकूब खान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम सर। सर बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इमरान, और इसमें निकलने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में काफ़ी तफसील से बात की है, लेकिन आप ये देखो कि हमारे सियासतदान इस वक्त एक दूसरे की टांगें खींचने में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और एक वो जो जिसके बारे में कहा जाता है चार्टर ऑफ, अब डेमोक्रेसी नहीं बल्कि चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स, चार्टर ऑफ मईशत, इसकी बुनियादी तौर पे बात है जो करना चाहिए। इसके बारे में कोई संजीदगी आपको नज़र आती है या ये इसी तरह से मामला चलता रहना है, एक दूसरे की टांगें खींचते चले जाएंगे लोग, और हुकूमत हो या अपोजिशन हो वो नहीं सोच पाएगी हुकूमत के जो साथ सपोर्ट करके एक ऐसा चार्टर बनाने की तरफ जहाँ पे मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए? सर गुजारिश ये है कि मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है, जैसा आपने अपने सवाल में भी फरमाया, कि मियां शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। उनकी कोशिश है ये कि किसी तरह से भी वो इस मुल्क में कोई हालात ऐसे कर लें कि जिससे लोग ये कह सकें कि वाकई शहबाज शरीफ ने जो है कुछ कर दिया। क्योंकि देखें, मैं बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का मुकाबला किसी और वज़ीर आज़म से नहीं है। शहबाज शरीफ का मुकाबला खुद मियां शहबाज शरीफ से है। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने परफॉर्म किया था, पंजाब इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो उसके बाद लोग ये कहते थे कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इस तरह से कि डूअर हैं, वो करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। तो अब वज़ीर आज़म के तौर पे जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं तो उस वक्त मुल्क को वाकई ही बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जब वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, मनसब संभाला है, तो उन्हें भी अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा था कि उन्हें जब वो ये मनसब संभालने जा रहे हैं तो मुल्क किस डगर पे है, मुल्क के हालात क्या हैं। लेकिन उन्हें इसको अगर चैलेंज समझा तो अब आवाम उनकी तरफ इसी तरह से देख रहे हैं कि वो यहाँ भी कुछ करेंगे। अब मामला ये है कि अगर अकेले वो कुछ करना चाहें तो मैं नहीं समझता कि कुछ अकेले वो कर पाएं। जितने मुश्किल फैसले उन्होंने कर लिए हैं
खुद उनकी जमात के लोग जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो भी अगर आप निजी महफिलों में देखें तो वो भी परेशान नजर आते हैं और वो भी ये बात करते नजर आते हैं कि इन फैसलों के बाद महंगाई इतनी जब बढ़ गई है, हालात इतने खराब है माशी तौर पे, तो लोग हम इलेक्शन में वो लोगों से वोट लेने जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इसी सूरत हाल की वजह से आप ये देखें, पंजाब जिसको मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है, वहाँ 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं सूबाई असम्बली की। जी बिल्कुल। तो ये जो 20 सीटें हैं, अगर इस वक्त मुआशी सूरत हाल खराब ना होती और इन्होंने कोई मामला बेहतर किए होते तो पंजाब में 20 सीटों में से 18 सीटें जीतना मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि महंगाई की वजह से, मुआशी हालात की वजह से लोग जो हैं वो परेशान है और बहुत सारे हलकों में बड़ा टफ मुकाबला है। आप इसको ये कह सकते हैं कि बराबर की दौड़ है, कोई भी जीत सकता है। तो ये मामलात मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी इनके लिए बड़े अच्छा मुश्किल इमरान हैं, साहब, ये कहिएगा कि ज़िमनी इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में आपने कहा कि महंगाई और माशी सूरत हाल की वजह से टारगेट या टर्नआउट उतना नहीं हो सकता। IMF ने हमें क्लीन चिट दे दी है और अब फैसले कुछ इस तरह की टैक्स हो गया, बिजली की बढ़ती कीमतें होगी, लेवी होगी, कुछ ऐसी सख्त शराइत जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी। मजीद अगर सख्त फैसले लिए जाते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन के अलावा अगर PDM से निकल के जमातें जब अपना अपना इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करेंगी तो आपको क्या लगता है कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जमातों में और फिर जो उस वक्त वोटिंग होगी, क्या वोट बैंक जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा है सारी सूरत हाल से नून लीग का? नून लीग का वोट बैंक तो मुतासिर हो ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ऑन दी होल अगर आप देखें तो तमाम सियासी जमातें जो हैं, अवाम का कुछ इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि शायद सियासी जमातों से और सियासी निज़ाम से एतमाद भी उठता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग अब ये भी कहते नजर आते हैं कि मुशर्रफ दौर इनसे कहीं बेहतर था, या मुल्क में जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त हालात को बेहतर थे। देखें, मामला ये नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि जमहूरियत है वो ही एक बेहतरीन निज़ाम होता है और जमहूरी निज़ाम ही चलना चाहिए। लेकिन सियासतदान जो हैं वो अगर इस तरह का रवैया रखेंगे, देखें आपको याद होगा कि 2018 में जब ये असम्बली मुंतखब हुई तो बतौर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने अपने पहले खिताब में ये बात की थी कि इमरान खान साहब से ये कहा था कि आप छोड़ें, आए मुआशी मिसाक मुईशत करते हैं और मुल्क को हालात ठीक करते हैं। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ये नारा लगाते रहे कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन एंड ऑफ द डे वो किसी सियासतदान से 1 रुपया भी बरामद नहीं कर सके, बल्कि करोड़ों रुपए, मैं फिर आपसे कहूँगा करोड़ों रुपए उल्टे उनके केसों में मजीद कौमी खजाने में से झोंक दिए गए। अब मामला ये है कि जब इस तरह से होगा तो अवाम फिर मायूस तो होंगे, लेकिन ये सियासतदान अगर अब भी ना संभले, इन्होंने मिलके मुश्तरका तौर पे इसका कोई हल ना निकाला तो देखिए अवाम तो चक्की में पिस रहे हैं। मैं और आप खास तौर पे जो सफेद पोश लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, वो बेचारा तो पिस ही रहा है। फिर अवाम जो है वो जब बदला लेने पे आते हैं तो वो फिर इसी तरह से बदला लेते हैं कि वो फिर इनको मुस्तरद कर देंगे, तमाम सियासतदानों को मुस्तरद कर देंगे। लिहाजा इनकी अपनी सर्वाइवल के लिए भी बेहतर है, क्योंकि मुल्क चलेगा तो इनकी सियासत चलेगी। अगर मुल्क को खुदा न खास्ता कुछ होगा तो फिर इनकी सियासत भी नहीं चल सकती। इमरान, ये बताओ, आपके कल भी जो इमरान खान ने स्पीच की उसमें यही उन्होंने बात की कि अगर जरदारी और नवाज शरीफ आधी 50% अपनी दौलत का पाकिस्तान में ले आएँ तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। उनका बयानिया अभी तक वही है। ये बयानिया कितना ज़रा एक्सेप्टेबल है लोगों के लिए, बयानिए पे कितनी तवज्जो लोग दे रहे हैं? क्योंकि माजी में तो हमने यही देखा है, जैसे आप भी कह रहे हो कि तमाम तर नैब को इस्तेमाल करने के बावजूद एक धेला पाकिस्तान नहीं आया। उल्टा वो जो यानी बरतानिया में मुख्तलिफ ब्रॉडशीट के तहत वो जो हुआ, उनको पैसे देने पड़ गए, स्कैंडल बने, कोई एक पैसा आ नहीं सका। अब भी पैसा कहाँ से आना है? मतलब ज़रूरत इसी अम्र की है कि शहबाज शरीफ की इस वक्त जो फिर वो जो 2018 में उन्होंने अपील की थी इमरान खान से, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए तमाम पार्टियाँ मिल के इस बोझ को उठाएँ।
राव साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें बात ये है कि इमरान खान का ये बयानिया तो बुरी तरह से पिट चुका है, इसीलिए उन्होंने देखे, उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए उन्होंने दरमियान में साजिश वाला बयानिया अपनाया कि ये साजिश हो गई, साजिश हो गई। वो जब मुख्तलिफ हलकों की तरफ से DGISPR की तरफ से और सब की तरफ से ये वाजे कर दिया गया कि साजिश उस तरह से नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वो बयानिया भी उनका फ्लॉप हो गया। जब उनका वो बयानिया भी फ्लॉप हो गया तो उन्होंने दोबारा कोशिश की कि फिर चूरन बेचा जाए करप्शन का। लेकिन मैं नहीं समझता सर, देखें किसी गरीब से अगर आप ये पूछेंगे, आपके सामने ये कैमरामैन खड़ा है, आप इससे पूछेंगे ये आज गुजारा किस तरह से कर रहा है, किसी भूखे से आप बिल्कुल ऐसे ही है। दो कितने होते हैं, वो कहेगा 4 रोटियां। हाँ। मामला ये है कि अवाम को इस वक्त अपने लोगों को भूख की पड़ी है, लोग अपने बच्चों के लिए दवाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ियाकार सर, उनका पॉइंट जो है ना वो एक आम लेमैन का पॉइंट है, वो नहीं कहते कि इमरान खान का बयानिया क्या है, नून लीग का बयानिया क्या है। दे डोंट हैव एनी कंसर्न कि वो आप किस तरह का बयानिया लेकर नए सिरे से आप अपनी जमात को आगे लेके चल रहे हैं। एक आम लेमैन ये सोचता है कि पेट्रोल कब सस्ता होगा, महंगाई कब खत्म होगी और हम किस तरह से दोबारा से अपनी मैशत को संभाला दे सकेंगे। तो हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम वाजी। ब्रेक के बाद हिंदुस्तान से हम आपको ये बताएं कि डबल स्टैंडर्ड हिंदुस्तान के सामने नज़र आते हैं। एक तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से बयानात दिए बीजेपी के रहनुमाओं ने, नूपुर शर्मा ने, उनको एक पजीराई मिलती है, और दूसरी तरफ मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ऐसे कि जब वो हाईलाइट करते हैं इस तरह की चीज़ों पे और बताते हैं कि हिंदुस्तान में एक मस्तशुदा चेहरा है जो बयानात को उछालता है और वो चेहरा सामने आता है, तो उनको पकड़ लिया जाता है। 2018 के एक ट्वीट के ऊपर उनको पकड़ लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान में मजहबी रवादारी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मजहबी रवादारी कौन सी भाई? ऐसी मजहबी रवादारी जो अगर देखा जाए तो वो मौजूद ही नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में ऐसी सूरत हमारे सामने आती है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा है। मुसलमानों को मुसलसल, मुसलमान ही नहीं दूसरी अक़लियतों के बारे में भी रवैया ऐसा है कि जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। राजा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मस्तशुदा चेहरे की तरफ बात करते हुए इशारा करेंगे, वो बताएंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्यों इस तरह के मामलात हैं कि जिनको मामलात को कहा जाए कि वो मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए। राजा फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर शो। जी थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं, ब्रेक में भी आपसे बात हो रही थी कि ऐसे हालात हैं जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जी। और इन डबल स्टैंडर्ड्स को मैं ऐसे एलेबोरेट करूंगा कि आज से कमोबेश 12 दिन पहले ये कहा गया कि नूपुर शर्मा को ढूंढा जा रहा है और पुलिस उनके पीछे है, और अब अचानक से नूपुर शर्मा कहीं पे नजर नहीं आ रही और उनको तो नहीं उठाया जा रहा है। हाँ, अगर मोहम्मद जुबैर जो कि आल्ट न्यूज के हेड है और ऑब्वियसली ही समवन जो कि इंडिया में जाने पहचाने जाते हैं सिर्फ इस तनाजुर में कि वो फेक न्यूज को बस्ट करते हैं, ही इज अ फेक न्यूज बस्टर। अब उसके तनाजुर में क्या हुआ कि एक अचानक से एक ट्विटर अकाउंट उठता है जिसका नाम के बालाजी की जे हो के नाम से वो एक ट्विटर अकाउंट है। वो ट्विटर अकाउंट अचानक से पुलिस का ये कहना है कि उसने हमें शिकायत लगाई है कि मोहम्मद जुबैर जो है वो ये गलत चीजों में मतलब गलत चीजों में मुलव्विस है और इसको उठाया जाए। और वो गलत चीज जो है वो आपने सही इशारा किया कि 2 से 3 साल पहले एक ट्वीट उस मोहम्मद जुबैर की तरफ से हुआ था। वो ट्वीट भी इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ मूवी जिसमें कि वो हनुमान को हनीमून कहा गया था और ऐसे करके उसमें बात की गई थी। लेकिन मेरे ख्याल में he only used the words which were used in a movie, तो उसके तनाजुर में इन्होंने उठा लिया पुलिस ने। लेकिन जब पुलिस से ये पूछा जाता है, बाय द वे आई जस्ट वांटेड टू से कि वहां पे कोर्ट भी फौरन उनको 5 दिन का रिमांड भी दे देती है मोहम्मद जुबैर का। सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट के कहने पे, एक ट्विटर अकाउंट के शिकायत पे उन्होंने ये केस रजिस्टर किया। उस ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स
एक है वो खुद किसी को फॉलो नहीं करता, सो इट्स अ फेक अकाउंट। मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही क्रिएट करके पुलिस ने तो उसको उठाने के लिए किया। दूसरी अगर बात की जाए जहाँ पे नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा के बारे में ऑल हंकी डोरी पुलिस ये बयान देती है कि हमने एक कॉन्टेक्ट उनसे जनरेट कर लिया है, हम किसी भी वक्त उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज के भारत में मुसलमान तो छोड़िए, जो दूसरी जो अकलियतें हैं उनके लिए भी घेरा तंग किए जा रहे हैं, और जो वो घर वापसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें कि मजबूर करना चाहते हैं दूसरी अकलियतों को कि वो दोबारा से हिंदू हो जाए। अच्छा राजा फैसल, ये बताइएगा, अगर हम पिछले सिनेरियो को देखें, आपने नुपुर शर्मा का जिक्र किया, तो इस वाक़े के बाद हमने देखा कि OIC, कुवैत, मिस्र, सऊदी अरब सब ने कंडेम करने की कोशिश की, बायकॉट की एक मुहिम भी चलाई गई, सोशल मीडिया पे एक बूस्ट आया, हमने बहुत सारे शोज़ किए, बट ऑल दो अगर इंडिया में देखा जाए, वहाँ मुसलमानों ने मुजाहरे एहतजाज किए तो उनको भी जेलों में डाल दिया। वहाँ पर इटसेल्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ प्रेशर की वजह से फॉर द टाइम बिंग नुपुर शर्मा को, आपको क्या लगता है कि थोड़ा कंडेम करने की कोशिश की है, थोड़ा उन्हें, मतलब वो इटसेल्फ उन्हें कवर करना चाहते हैं, इटसेल्फ उन्हें बचाना चाहते हैं, आप इस बारे से क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उसकी वजह यह है कि जो इनिशियली आई स्टिल रिमेंबर 27 तारीख को ये होता है, और 28 तारीख को मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें कि मैंने खुद जिक्र किया था इस बारे में कि दो चीजें अब होने को हो सकती हैं। नंबर एक कि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो बायकॉट करे इंडियन प्रोडक्ट्स का। नंबर 2 ये होगा कि ये चीज वबाले जान बनेगा विद इन इंडिया में, बिकॉज वहां पे भी लोग उठ खड़े होंगे। अब यकीन जानिए 6 तारीख को ये बैन लगता है, लेकिन 28 तारीख को मैं अभी भी आपको ट्वीट दिखा सकता हूँ कि आई वाज सेंसिंग इट। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें वहां पे हमें देखने को मिल गया कि ऑब्वियसली अरब कंट्रीज ने दे बैंड देयर प्रोडक्ट्स इन देयर कंट्रीज, एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें ये भी अब देखने को मिल रहा है, और अब हालात विद इन इंडिया बहुत बुरे होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि एक दर्जी था, उसने बेसिकली हेल कर दिया नुपुर शर्मा के कमेंट्स को, तो वहीं पे ही जो इर्द गिर्द के कोई मुस्लिम्स थे उन्होंने उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जब तक हालात को दोबारा से बेहतर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक, और दूसरी बात ये है कि नुपुर को पकड़ के तो उसको ट्राई ना किया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि वो शरीयत के तनाजुर में उसको ट्राई करे, उसको एटलीस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत तो उसको ट्राई करें, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी के मजहब के बारे में ऐसे बात करने की इजाजत नहीं देता। ठीक है राजा फैसल साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। किसी भी कानूनों, किसी भी मुल्क का अक़लियतों की हिफाजत वैसे ही किसी के आइन और कानून का एक वाज़िया हिस्सा होती है, और इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आलमी प्रेशर तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आलमी प्रेशर बहुत कम है। हम जिस वक्त अभी राजा फैसल से भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमने ये देखा कि यूरोपीय ममालिक हों वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखते हैं, अमेरिका हो वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखता है। अच्छा, फिर इस वक्त जो यूक्रेन की जंग है वो उसने जो असरात मुरतब किए हैं उसकी वजह से उनको मार्केट्स चाहिए, एनर्जी के सोर्सेज चाहिए, तो वो जो अखलाकी कदरें हैं वो उस तरह से नहीं रही। मुल्की मुफाद जरा ज्यादा आगे, मुल्की मुफाद अपने मुल्क का आगे आ जाता है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। लेकिन सर सुबह बखैर इसलिए एक बार फिर से दोबारा, क्योंकि अब तो लोगों को सुबह उठने की आदत हो गई होगी, कुछ हो ना हो बाय हुक और बाय क्रुक हमें इस चीज़ पर कन्विंस किया जा रहा है कि शाम 8-9 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो 11:30 पर कहा जा रहा है कि बंद हो जाएंगे। टेक अवे के लिए भी कुछ लिमिटेशन और रखी गई हैं। लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आज सूरत हाल ख़राब है, पेट्रोल बिजली हर चीज़ महंगी हो रही है, तो रेस्टोरेंट की हम बात करेंगे खास तौर पर कि वहाँ के मालिकान क्या कहते हैं। कुछ फेवर्स भी एक्स्ट्रा होने चाहिए अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इन बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब, इन्हें कहते हैं, और ये चेयरमैन है पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, वेलकम टू द शो। सर कहिएगा कि जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एकदम से हो गई हैं, महंगाई, पेट्रोल, हर चीज़, और फिर ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन एनर्जी क्राइसिस के नाम पे कि आपने लिमिटेड टाइम में सब कुछ करना है,
इस सारी सूरत हाल में मजीद क्या मुतालबात आपके ऐसे हैं जो कि लगता है कि अब मानने की वक्त की ज़रूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि जी पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिट एसोसिएशन का आप स्लोगन अगर पढ़े ना तो ये कहता है कि वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। हम मालिकान की नहीं, मुलाजमिन के साथ भी हम उनका साथ चलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ी आवाज़ हमारी एसोसिएशन की है। और देखें ईद वैसी सर पे है, बकर ईद, कुर्बानी का बकरा सबसे पहले रेस्टोरेंट्स को ये बनाती हैं। इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। कोरोना के जितने फेजेस गुजरे हैं, जब ज़रा सी इनको खबर आती है ना, घूमते वक्त जो भी होए, तो कोरोना आ रहा है, सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, सबसे आखिर में ये रेस्टोरेंट्स खोलते हैं। ये एक वजह जो मैं समझता हूँ ना कि जो हुक्मरान अवानों में बैठे हुए हैं ना, इनके जो एडवाइज़र्स हैं, इनके जो मशीर है ना, वो गलत है, उनको पता ही नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है माशरे में, मुल्क में, तो स्टेक होल्डर से मशवरा करके आप एक्ट या कोई अकॉर्डिंगली लाएमल बनाएं तो बेहतर रहता है माशरे के लिए। अब आप ये देखें कि कोरोना की वजह से हमने कितनी मार खाई है, कितना सेटबैक किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोन से है, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी छोड़ दी हैं। तो ये एक ना लम्हा फ़िक्रिया है कि मामला है कि रेस्टोरेंट्स को इनको कोई ना कोई मुराद अगर नहीं दे रहे तो उनको ये जुल्म नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले जो पाकिस्तान में वाहिद इंटरटेनमेंट है, जिसने भी जाना, खुशी है, आपने खाना खाना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, तो आपको तो यही इंटरटेनमेंट है। अब लॉजिक देखें क्या है, इंडोर 11 साढ़े 11 बंद कर देते हैं। ठीक है। अब 12 बजे तक टाइम तो वैसे ही था इनका, तो आधे पौने घंटे से क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात है जब ये स्टार्ट हुए, पहला आपका मुतालबा ये है कि 11:30 नहीं 12 बजे 12 इंडोर ओनली इंडोर 12 बजे तक होना चाहिए। पहले भी 12 बजे तक था। और जो सबसे बड़ा इलॉजिकल बात है ना सर, वो ये है आउटडोर में तो एसी इस्तेमाल ही नहीं होते हैं, तो उसको बंद करने का क्या लॉजिक है। आप देखेंगे ये सारे बिजली क्राइसिस है ना, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि बिजली बचे। अब बिजली आउटडोर में आप देखें कि पाकिस्तान में एक जो गवर्नमेंट समझती है कि ये रेस्टोरेंट्स के मालिकान माशरे के अमीर तबका होता है। ये इंतहाई गलत अप्रोच है इनकी, एनालिसिस गलत है इनके। 80% पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स के मालिकान गरीब लोग हैं। वो इस तरह है कि आप देखें कि जो आउटडोर है, ये छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो मार्केट्स में हैं, फुटपाथ पे खुले हुए हैं, वो मालिक भी है, वो कुक भी खुद है, वो आपको सर्विस भी खुद दे रहा है, वो कैशियर भी खुद है। ये 80% माशरे में ये लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स के मालिकान कहलाते हैं। अब इनका काम सख्त गर्मी है। देखें दिन में आपने कभी आउटडोर शालमी, अंदरून शहर, अंदरून सिंध में, पिंडी के अंदर बाज़ारों में चले जाएं, लाहौर की इकबाल टाउन में आप चले जाएं, वहाँ पे दिन में किसी को थड़े पे बैठे खाना खाए देखा आपने। मसला ये है कि डिनर रात को ही होना है, दोपहर 2 बजे नहीं हो सकता। तो लाहौर मुसाफिरों का शहर है, यहाँ पे ईद पे देखिएगा आपको बंदा नजर नहीं आएगा कोई। अच्छा रेशो बताइएगा। देखिए हम एक बात जो अब्दुल रऊफ साहब बात करना चाह रहे हैं ना सर, वो ये है कि आप अगर हमारे दिमाग में रेस्टोरेंट्स की इमेज आती है तो हमारे दिमाग में एमएम आलम आता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आते हैं, ठीक है। हमने उसको एफिलिएट कर दिया, जैसे कि आप कहते हैं करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के मामलात चले जाते हैं। 10% हैं, 10% इस तरह के रेस्टोरेंट हैं। एमएम आलम रोड जैसी रोड्स पाकिस्तान के किस शहरों में कितनी हैं? अंडर सिंगल डिजिट है। आप यार भी मुझे गिना दें तो आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। अंडर सिंगल डिजिट है ये। एमएम आलम रोड, कराची में चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, कितने शहर हैं जो बड़े शहर हैं। उसके बाद छोटे शहर हैं सारे। तो जुल्म तो हुआ गरीबों के साथ। पॉइंट है ये बहुत जुल्म है। आउटडोर में देखें डिनर ने रात को ही होना है ना, तो क्या दिन में हो नहीं मतलब सकता। ऐसा कर दिया जाए कि 2 हिस्से कर दिए जाए, वो तमाम रेस्टोरेंट जो मतलब फर्ज किया करोड़ों अरबों रुपए के जुमले में आते हैं, उनको कम कर दिया जाए टाइमिंग, और जो ढाबे हैं उनके ज़्यादा कर दिए जाए। बिल्कुल नहीं ऐसा चाहता मैं। देखिए माशरे में तवाज़ुन होना चाहिए। आउटडोर को तो छेड़ना नहीं चाहिए, उनकी वही टाइमिंग होनी चाहिए जो पहले थी 24/7। क्योंकि आउटडोर खुलते ही रात को, देखिए मगरिब आजकल इशा होती है 9:30 बजे, 9:15 बजे, ठीक है। उस नमाज के बाद जाके आप खाना खाने जाएंगे तो 11 तो इतना बज जाते हैं। अच्छा वहाँ लाइट भी यूज नहीं हो रही, वहाँ एसी भी मैं यूज नहीं हो रही। कहता हूँ आउटडोर में एसी यूज नहीं होता, लाइट यूज नहीं होती है, और खाना भी देखें तो किचन में नहीं बन रहा, वहीं पे बन रहा होता है। तो उसको किस तरह ये उस ज़मरे में ले आते हैं कि जी बिजली बचेगी, मुझे अच्छा बताएं। हम स्ट्रीट फूड कह सकते हैं सर इसको, जो स्ट्रीट फूड ज़्यादा होता है। अगर हम अंदरून की बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन हम तो इसे आउटडोर में गिनते हैं ना। ये आउटडोर में एक लफ्ज़ है प्रॉपर आउटडोर, बस दैट्स इट। आउटडोर में कहीं भी होए, क्या है, चलिए आपने ये हम कहते हैं कि आउटडोर को बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, 24/7 खुलना चाहिए। और दूसरी बात देखें, जो टेक अवे डिलीवरीज है उसको भी बंद कर दिया, हाँ, दैट्स द पॉइंट। वो गलत है।
आपने घर बैठ के अपने घर में बैठे हुए हैं, आपने कोई चीज़ मंगवानी है, आप नहीं मंगवा सकते। दूसरी इनकी कैलकुलेशन चेक करें, आपको ना यकीन करें मेरी तरह हमें तो दुख होएगा, आपको हंसी आएगी। बेकरीज हैं, बेकरीज 9 बजे बंद की हैं। लॉजिक समझे, बेकरीज में पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, यू नो व्हाट आई मीन, पेरिशेबल आइटम्स। हाँ, मतलब ऐसी आइटम जो थोड़ी देर रखेंगे तो वो घंटे खत्म हो हो गए। जाएंगे अब उनका। सुने, अब जरा आप जोक की बात है कि बेकरीज को 9 बजे बंद किया है, अब उनका शटर बंद हो गया है। उस अंदर जो बेकरी है ना, उसका चिलर एसी बंद नहीं होना, फ्रिज, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है। बाहर से शटर बंद है, अंदर 24/7 चलना है उसने, उसका जनरेटर भी चलना है। सिर्फ क्या है कि शटर खोलना है तो कस्टमर ने आना है, इतना फर्क पड़ा है, उनको नुकसान हो गया। ये लॉजिकल बातें आपसे मैं कर रहा हूँ कि पेरिशेबल आइटम्स अगर आप गवर्नमेंट बंद भी कर देगी, संडे को बंद कर दिया, अब संडे को बिजली कहाँ से बचा रहे हैं बेकरी से, मुझे ज़रा वजह बता दें। अंदर एसीज भी चल रहे हैं, फ्रिज भी चल रहे हैं, जनरेटर भी चल रहा है, क्योंकि मजबूरी है उनकी, पेरिशेबल आइटम्स है। 15 मिनट लाइट जाएगी वो खराब हो जाएगा, अब उसको बंद करने का लॉजिक बनता है, कोई मुझे बताए। तो इनकी कैलकुलेशन गलत है, इनके एडवाइजर्स गलत है। उसमें शायद हो सकता है ये उनके जहन में हो कि लोग जो हैं अगर दूर दूर से आएंगे उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए तो पेट्रोल की बचत होगी। बड़ी अच्छी आपने बात की है। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ना मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर ले तो मैं समझता हूँ ये पावर क्राइसिस ज़ीरो हो जाएंगी फॉरएवर इन पाकिस्तान। सिर्फ एक काम करें, मेरे साथ मेरी आवाज़ बने आप। गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं पाकिस्तान में, जितने अदारे हैं, 3 काम करते हैं सिर्फ। उनके हर गवर्नमेंट के अदारे में एक सरबराह होता है, उसके नीचे फिर एक जूनियर होते हैं जिनके ऑफिस इंडिपेंडेंट होते हैं। वो सुबह 8 बजे साहब के आने से पहले एसी चल जाता है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, और शाम को जाने तक एसी चलते हैं, चाहे वो आए या ना आए या 10 मिनट बैठ के चला जाए। दूसरा, हर ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसका एसी भी सुबह 8 बजे ऑन हो जाता है। 2 चीज़ें होगी। अब पेट्रोल की आपने बात की है, ये जब अफसरान किसी विजिट पे जाते हैं, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं। आप देखें, जब किसी ऑफिसर को फ़ोन करेंगे ना, वो मीटिंग में है या अपने ऑफिस में या दूसरे ऑफिस में गए हुए हैं। जब दूसरे ऑफिस में जाते हैं तो 2-2, 3-3 गाड़ियों का काफिला तो मामूली है। वो 2 घंटे ऑफिसर अंदर बैठे, 3 घंटे बैठे बाहर, एसी बंद नहीं होते। ये चीज़ें बंद करा देना आप, तो पावर क्राइसिस विल बी ज़ीरो इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं गलत बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं। आप चैलेंज करता हूँ, आप किसी ऑफिस में चले जाए, किसी ऑफिस में चले जाए, ऑफिसर अंदर कोई नहीं होगा, एसी लगेगा जैसे आप मरी भी आ गए। ये पाकिस्तान के हर दफ्तर में है, इस पे नजर नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इनके पास सोल्यूशन की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। इजी होता है, नो बंद कर दो, ये कर दो, ये बहुत इजी अच्छा है। मतलब देखिए, हम सोल्यूशन की तरफ चले, अगर प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, खाली डिस्कशन की तरफ नहीं आते। जो मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन रात को 11-12 बजे के बाद जो डिलीवरीज हो रही थी, अगर ये एक इनिशिएटिव ले लिया जाए कि आप चाहे रेस्टोरेंट को 10 बजे बंद कर दें, लेकिन आप होम डिलीवरी को अलाउ कर दें ताकि आपका काम चलता रहे, बिकॉज किचन चल रहा है, लाइटिंग ऑफ है, एसी ऑफ है। इस सोल्यूशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात तो वही मैं कर रहा हूँ, बेकरीज की, रेस्टोरेंट्स की। अब मेरे रेस्टोरेंट पे हम 11:30 बंद कर देते हैं। मेरी फ्रिज, चिलर्स, एसी तो 24/7 चल रहे हैं। जो इंडोर है वहाँ पे कस्टमर चलो आएंगे तो एसी हम चलाएंगे, लेकिन जो मेरे रेस्टोरेंट का आउटडोर है उधर कौन सा एसी चल रहा है मुझे बताएं। उधर तो फैंस है और उसकी कितनी कंजप्शन आपके सामने है। तो बात वही है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि हमारी डिमांड है, पुरजोर पुरअमन एहतजाज है हमारा, कि हम करेंगे इंशाल्लाह। नज़र आएगा आपको कि 12 बजे तक इंडोर होना चाहिए रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान पूरे में, और आउटडोर पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। टेक अवे डिलीवरी पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बेकरी, पेरिशेबल आइटम्स में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए तो 3 चीज़ों पर होनी चाहिए जो मैंने आपसे बताया है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में से एसी बंद करा दें, अब हम बेचने की पोजीशन में आ जाएंगे बिजली की, ये मैं बता रहा हूँ आपको। नुकसान कितना हो रहा है इस सारी सूरत हाल से? देखिए, इसकी कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है। नुकसान ये हो रहा है कि लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही है। जो रोज़गार आउटडोर में वेटर्स को मिलता था, मैं आपको बताऊं, वो मोर देन 70-80% टिप्स पे गुजारा करते हैं। उनकी तनख्वाही नहीं होती है, वो टिप्स पे गुजारा करते हैं। उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, वो क्या करेंगे मुझे बताएं आप। तो ये बहुत जुल्म है कि माशरे में माशियात को देखने के लिए कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। कोई काम करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, रेस्टोरेंट में हमारे से डिस्कस करें। जिस शोबे में आपने बात कर ली उससे डिस्कस तो करें, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं कि ये मामला क्या है और किस तरह बेहतर हो सकता है। जो उनके एडवाइज़र्स हैं, मुझे आप कोई एक नाम बता दें, एक नाम, मैं 2 की बात ही नहीं करता, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स, बेकरीज इनको बंद किया है, उनका बिजनेस क्या है, या उनकी पढ़ाई, उनकी हिस्ट्री, उनका एक्सपीरियंस इस शोबे में कितना है। ज़ीरो।
अब ऐसे एडवाइज़र से आप मशवरा लेंगे तो बड़ा इजी है ना, बंद कर दो, खत्म। अच्छा, अब देखें आप, एक तो सबसे पहली बात है आप जुल्म कर रहे हैं ना, जुल्म कर रहे हैं कि एक तो बेचारा साहब जो है, बड़ा अफसर जो है, उसका आप एसी बंद करा रहे हैं। अच्छा, फिर अगर बंद कर देगा तो वो भागेगा तो वो कहाँ जाएगा? घर में भी आपने एसी मैं बंद नहीं कर रहा, मैं जब बैठे तब चलाएं, जब वो नहीं होते मैं वो बातें कर रहा हूँ। लेकिन देखिए टाइम पीरियड उतना ज्यादा नहीं होता। अगर 5 कितना नहीं होता, एग्जांपल देखिए मेरी बात सुने, लगता है आपका वहाँ नहीं पड़ा फिर आज 5 बजे अगर 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, 5 बजे के बाद तो रेस्टोरेंट खुलते हैं जो रात 3 बजे तक चलते हैं। बिजली सेविंग होएगी तो वो फिर हमारी काम आएगी, फिर आपके काम आएगी, और जगह काम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा वो बैठ तो वैसे बंद करे, मैं ये बात क्यों करूंगा, मैं कहता हूँ जब वो नहीं है तब होने चाहिए ना। अच्छा, आपका लाहे अमल मेरा देखे ना, हर महकमे में माशाल्लाह बहुत दोस्त है मेरे, और ये मैं काफ़ी लोगों से बात की है, काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखे ना आप 12, अब साहब ने तो घर से निकल के कहीं पता लगा इस्लामाबाद चले गए हैं, एसी पूरा दिन चल रहा है। साहब को बुला लिया जी किसी और बड़े अफसर ने, वो घर से उधर चले गए, एसी चल रहा है जी। अच्छा सर, आपने बात की स्टेक होल्डर नहीं, आपने साथ देना मेरी इस बात के ऊपर, इस बात की वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं आपने हमारा साथ देना है इस पे, इसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। एक सॉल्यूशन की तरफ आते हैं सर। आपने कहा कि लाहे अमल होना चाहिए, एक स्टेक होल्डर्स को अंडर आपको एक अंडर वन रूफ एंड ऑन वन टेबल को इकट्ठा करना चाहिए। आप ये बताएं कि सारी सिचुएशन में जब इनिशिएटिव और ये जब डिसीजंस लिए गए हैं, आप लोग को इत्तेमाद में नहीं लिया गया, अब आपका लाहे अमल क्या है, आपकी यूनिटी का, एसोसिएशन का, किस तरह से आप इसको आगे ड्राइव करेंगे? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है, वैसे हुकूमत वक्त कोई भी हो, ये किसी भी स्टेक होल्डर से मशवरा ही नहीं करते। ये काम करने के बाद, बल्कि लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर यूज़ करूँगा, जुल्म करने के बाद फिर हमारे लोगों की, हमारी जैसी एसोसिएशन की, इनके लीडर्स के साथ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है? ये कोई पढ़े लिखे माशरे के हिसाब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कोई काम करना है, कोई पॉलिसी लेके आनी है, या कोई क्राइसिस आ गया तो आप डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। यहाँ पर रिवर्स है, मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई काम होने जा रहा है, चाहे वो कोरोना है, चाहे पावर क्राइसिस है, चाहे टैक्सेस है, उससे पहले कोई बात की हो, कोई चक्कर ही नहीं है। करने के बाद वो भी बुलाते नहीं है, वो हम दौड़ के जाते हैं उनके पास, हम ढूंढते हैं उनको कि जनाब ये किया क्या आपने। उसमें फिर एक से मिलो, कहता है जी मुझे नहीं पता, दूसरे के पास जाओ जी उसने किया जी। फिर दूसरा एक मसला है, अभी मुझे DC लाहौर साहब ने लास्ट वीक बुलाया, उनका जी आप आए हमारे पास, और अर्जेंट कॉल आई, विद इन 1 आवर आप पहुँचे। हम पहुँचे वहाँ पर। अब उनकी मजबूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मेरी बहुत दोस्तियाँ हैं इन सारे महकमों में अफसरान के साथ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाले लोग हैं, ठीक है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, ये DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर, इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है ऑर्डर्स के ऊपर। इनको ऑर्डर्स हैं कि आपने बंद करवाना है, बंद करवाना है। ये आपको रिलैक्सेशन लेके नहीं दे सकते, वो डिपार्टमेंट्स और हैं। They are no decision makers basically. Thank you so much आमिर साहब। लेकिन बड़े कोऑपरेटिव है। जाते जाते मतलब आपके तवज्जो से एक शेर जी प्लीज। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना। क्या बात है, क्या बात है, गुड बात। लेकिन मुझे भी याद आ गया जी, कहते हैं माशरे में गुर्बत हैरात से नहीं, इंसाफ से ख़त्म होती है। अच्छा, ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, इंसाफ ये है कि चलिए कंक्लूड कर लेते हैं डिस्कशन। इंसाफ है ही नहीं जी। इस डिस्कशन को कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि हाँ, अलबत्ता फॉर द सेक ऑफ काइंड सजेशन, लेकिन सारे स्टेक होल्डर को एक टेबल पर इकट्ठे होकर कम से कम राय के लिए, सजेशन के लिए ज़रूर इत्तेमाद में लेना चाहिए। इसके बाद हालात में भी थोड़े बेहतर हो जाए। आपने इंप्लीमेंटेशन करानी है, आप कराएं, लेकिन सजेशंस के साथ कराएंगे तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेंगी, जो कि रेस्टोरेंट मालिकान है, और उनको भी जो कि कम से कम इंप्लीमेंटेशन करा के क्राइसिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में अब्दुल रऊफ खास तौर पर शौक की बात करेंगे। अब आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि लाहौर की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब आपको हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आएंगी, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। अब लाहौर शहर की वर्टिकल ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी उतनी ही कम हो गई है, रकबे की बहुत कमी हो गई है, इस और आलूदगी से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर लोगों का शौक़ है रूफ गार्डनिंग करने का। कोई जगह नहीं मिलती, अपनी छत पे आप अपनी पसंद के पौधे, सब्जियां लगा सकते हैं। यही शौक रखने वाले एक शख्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात आज हम कराते हैं अपने शो में। तौफीक पाशा साहब इनका नाम है, और ये गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं और रूफ गार्डनिंग करते हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप तौफीक साहब? ठीक है,
शुक्र है अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, करम है अल्लाह का। अच्छा जी, कब से है आपको ये शौक, और आपने इस शौक पे, यानी मैंने बहुत देखा है बहुत कम ऐसा होता है कि आप गार्डनिंग के लिए अपनी छत का इंतखाब करें, लेकिन अब ये चीज़ ट्रेंड में भी आ गई है और लोग शौक से भी करते हैं। कब से रूफ गार्डनिंग कर रहे हैं आप? एक्चुअली थोड़ा सा इसमें एक एरर है, वो ये है कि मैं गार्डनिंग करता हूँ, मैं रूफ गार्डनिंग पर से नहीं करता हूँ, मैं लोगों की मदद ज़रूर करता हूँ। अच्छा। मुझे गार्डनिंग करते हुए मैं अपने फार्म पे कराची में रहता हूँ, तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, और मैं इसी फील्ड में हूँ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह। रूफ गार्डनिंग बहुत सारे लोग करते हैं और मैं उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता हूँ, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्तलिफ वजूहात हैं। आप लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर कराची को ताना देता था कि जी हम इतने हरे भरे हैं और कराची इतना ड्राई है, लेकिन आस्ते आस्ते हमने ये पिछले 10-15 सालों में देखा है कि लाहौर भी जो है वो ड्राई की तरफ जा रहा है, उसकी ग्रीनरी बहुत कम हो चुकी है। तो जैसे आपने कहा, रकबा जो है वो खत्म होते जा रहा है। मेरे ख्याल से आवाज़ का मसला है, लेकिन सर ये रूफ गार्डनिंग के अलावा अगर गार्डनिंग की भी बात की जाए तो आपको याद होगा कि ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से चलाई गई थी, जब तो लोगों को बड़ा इनकरेज किया जा रहा था कि आप पौधे लगाएं अपने घरों में, और जहाँ जिस प्रेमिसेस में आप रहते हैं वहाँ पर जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप करें। तो फिर साहब आप बताइएगा, आपने कहा लोगों को गाइड भी करते हैं, इस हवाले से कितना ज़रूरी है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको छोटा सा पोर्शन लेकिन डेडिकेट करना चाहिए गार्डनिंग के लिए, आपके माहौल के लिए भी अच्छा है, और वैसे पौधे लगाने वैसे भी सवाब का काम है, लगाने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, मुझे तो ये 40-50 साल हो गए हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने टीवी पर अपने शोज शुरू किए थे, जिसमें बागबानी था, किचन गार्डन था। मैं 20 साल से तो टीवी पर आ रहा हूँ लोगों को इनकरेज करते हुए, गार्डनिंग, ट्री प्लांटेशन, और इस तरफ जो है जब लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज़ सुना नहीं था, क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ सुना नहीं था, उस वक्त से हम इसके अंदर लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है जी, जहाँ भी हो, जितना भी हो सके ग्रीनरी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम जनरली कहते हैं कि जी दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और उसी पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रीनरी बहुत कुछ करती है हमारे लिए। जहाँ तक आप क्योंकि रूफ गार्डन की बात कर रहे हैं, देखें, रूफ गार्डन तो एक तो यह है कि अगर आपके पास और कोई जगह नहीं है और आपकी छत, नॉर्मली घर की छत उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा घर होता है, और वो खाली पड़ी हुई होती है। घर का जो कचरा, टूटी फूटी चीजें हैं, वो नॉर्मली छत पे फेंक दी जाती हैं। ये छत जो है ये आपके पूरे प्लॉट का एक ऑलमोस्ट 40-50% एरिया बनता है, तो इसको तो डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन करने से एक तो ये है कि आपके पास अगर गार्डन स्पेस नहीं है तो आप अपनी छत को गार्डन बना सकते हैं, वो स्पेस आपको ऑल्टरनेट स्पेस मिल जाती है। इसके और भी बड़े फायदे हैं। जब आपकी छत ग्रीन कलर की होगी तो जो हीट आसमान से, सूरज की तपिश जो आपकी छत को गर्म कर रही होती है, वो हीट ग्रीनरी की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सही। और आपकी छत गर्म नहीं होगी। जब आपकी छत गर्म नहीं होगी तो उसके नीचे जो कमरा है वो कूलर होगा, और अगर आप उसके अंदर एसी इस्तेमाल करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, तो तवानाई का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ग्रीन रूफ्स के बहुत सारे फायदे हैं। तौफीक साहब, बात यह है कि मतलब छत पे, सर इस सारी सूरत हाल में छत के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप छत की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि मेरा मतलब है कि एक तो 50 डिग्री टेम्परेचर में ऊपर जाए कौन भाई। अच्छा, गर्मी और बहुत दूसरा ये है कि सोलर करें या रूफ गार्डनिंग करें। एग्जैक्टली। अच्छा, गार्डनिंग की आप तौफीक साहब बात कर रहे हैं, मुझे बताइएगा, आपने किचन गार्डनिंग का जिक्र किया है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे व्यूवर्स को बताएं जो बड़ी आसान है, जो आप फौरी घर में कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि आपके किचन को बड़ा फ़ायदा होता है। हमें इतनी फ्रेश चीज़ें मार्केट से मिलती नहीं है इस तरह से। इसमें ऐसा है कि आप अपनी छत पे तकरीबन सब कुछ उगा सकते हैं। जैसे हम ये अच्छा, ये आवाज़ में ना थोड़ी सी डिस्टोर्शन हो रही है, और तौफीक पाशा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि रूफ गार्डनिंग हो या वैसे हो, गार्डनिंग करनी चाहिए क्योंकि ग्रीनरी वैसे भी हमारे लिए बड़ी अच्छी है और हमारे ऑक्सीजन लेवल के लिए बहुत अच्छी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पूरे प्रोग्राम में आखिरी वाला सेगमेंट हम हमेशा डेडिकेट कर देते हैं ख़वातीन के लिए, और ये प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है ये उन ख़वातीन के लिए जो आजकल शदीद परेशान है, ना गर्मी है ना बरसात का मौसम है, अपने एसी में भी रहना है, एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया तो आपने बाहर भी जाना है, और वर्किंग वुमेन के लिए तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद है। आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। गुड टू सी यू। आपको मैं हमेशा देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काम बहुत अच्छा करती हैं, और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की तरफ आज डॉक्टर सनिया हम नहीं जाएंगे, बड़े टू द पॉइंट बात करेंगे मौसम के अतबार से। ऑयली स्किन भी है, ड्राई स्किन भी है, हर स्किन टाइप की ख़वातीन हमें देख रही होंगी। इस मौसम में ख़ास तौर पर हमें क्या करना चाहिए कि हम स्किन के इशूज़ से बच सकें? अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्मियों में जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जो इशू सबसे ज़्यादा फेस करने को हमें देखने में आते हैं, जो लोग फेस करते हैं, एक तो ये कि पिगमेंटेशन के जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, फ्रैकल्स का होना, छाइयों का बढ़ना, ओवरऑल सन लाइट की वजह से फ़ोटो डैमेज हो जाती है स्किन। जैसे कि कह लें कि लोग आते हैं, चेहरे के ऊपर सारी रेडनेस हुई होती है, उसके बाद जब वो रेडनेस ठीक हो रही होती है तो एक ब्लैक सा एक दाग धब्बे छोड़ जाती है, तो उसको फ़ोटो डैमेज या फ़ोटो टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये बहुत कॉमनली देखने में आते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको डर्मेटोहेलियोसिस कहते हैं हमारी ज़ुबान में। प्री मैच्योर एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं, लोगों के फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो ये इशू हमें देखने में बहुत आते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ऑयली स्किन वाले होते हैं, उनके पसीने आने की वजह से वो बार बार जब अपना चेहरा वॉश करते हैं तो ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ऑयली स्किन है तो उसको ड्राई रखना ज़रूरी है उनके लिए, तो उसके लिए वो ये समझते हैं कि अच्छा चलें हम फेस को वॉश कर लेंगे तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बट टेक्निकली इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। जब आप अपनी स्किन को ओवर ड्राई करते हैं, ओवर वॉश करते हैं, तो आपकी स्किन ड्राइनेस में चली जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन में वो ऑयल ज़्यादा बनाती है। और जब आपकी स्किन ऑयल ज़्यादा बनाएगी तो आपके ऑटोमेटिकली, क्योंकि पोर्स की मदद से ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ओपन पोर्स का इशू एक और हमें फेस करने को आता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं। अच्छा, ये देखिए मिसकंसेप्शन है जो कि आपने दूर किया, जो कि वाकई मुझे लगता है कि 99% ख़वातीन यही समझती है कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो वी शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ ड्राई थिंग्स ना, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, या एक्सपेसी कोई भी चीज़ हो। आप ये बताएगा कि हमारे पास बहुत सारी स्किन टाइप्स है, आजकल हम देख कर चीज़ें बहुत आजमाते हैं ना, सीरम्स बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स मार्केट में इतनी आ गई है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। अब हमने करना क्या है? मतलब अगर हम देखें को बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि सीरम इज़ लाइक इनफ फॉर एवरीथिंग, तो अगर आपकी स्किन टाइप इस तरह की है, किसी भी टाइप की है, तो सीरम मुझे लगता है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना फ़ायदा देता है? अच्छा, लोशंस की निस्बत अगर मैं कहूँ सीरम्स का फ़ायदा ये है कि इनमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही आपकी स्किन पे लगेंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन सीरम की सिलेक्शन आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो उसमें अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहते, अब तो इतने पोर्टल्स बन गए जो आपको ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस करा देते हैं। आप एक मरतबा अपनी स्किन को असेस करा लें, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अपना सीरम, अपना लोशन, अपना सनब्लॉक की चीज़ें पिक करें और उसको अपनी रूटीन में रखें। बहुत से, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर बेइंतहा एड्स आते हैं, मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो विटामिन सी सीरम्स, AHAs, BHAs, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करके स्किन बर्न करके आ जाते हैं। हर स्किन टाइप के लिए चीज़ें सूटेबल नहीं होती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप की है, विटामिन सी, AHA, BHA, रेटिनॉइड, ये जो विटामिन A डेरिवेटिव्स हैं, सैलिसिलिक एसिड्स हैं, ये कतन यूज़ ना करें बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड इज़ दी बेस्ट सीरम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, अब मुझे लगता है कि मार्केट में इतने सारे ट्रीटमेंट्स, इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं कि वी गॉट कन्फ्यूज्ड सम टाइम कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में भी सजेस्ट की जाती है। फाइनली स्विच्ड आवरसेल्फ टू ऑर्गेनिक थिंग्स, क्योंकि केमिकल्स हमने बहुत यूज़ कर ली हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एंडोज करते हैं। ऑर्गेनिक्स को कितना आप प्रेफर करती हैं, और घर में रह के आप किस तरह से इस तरह की चीज़ों से, अगर आपने टेक्निकलिटीज़ की तरफ नहीं जाना, तो किस तरह से इसको अपनी स्किन को बेहतर बनाया जा सकता है? अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये नहीं दिया जाता कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेसिकली प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले जाते, उनको स्टेबलाइज करने की चीज़ें नहीं डाली जाती। इसलिए जो लोग 6-6 महीने 8-8 महीने एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप लाजमी उसको एक सर्टेन टाइम तक यूज़ करें। अगर आप 2 वीक से 4 वीक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है।
तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नो डाउट आई ऑलवेज रिकमेंड देम, अगर कोई यूज़ करना चाहता है बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करें, बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स ना होने की वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली फिर एक स्किन को डैमेज दे सकते हैं। चलिए, हमने ऑर्गेनिक्स की बात कर ली डॉक्टर सनिया, हमने सीरम्स की बात भी कर ली। लेट्स टॉक अबाउट सम टेक्निकल थिंग्स ना। हाइड्रा फेशियल का बहुत ट्रेंड है मार्केट में ना। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कोई भी टाइप है, हाइड्रा कहते हैं कि आपकी चेहरे में जो इतना गर्दो गुबार होता है डीप आपकी लेयर्स में, उसको सक आउट करता है, निकालता है, उस पर बड़े फ़ायदे हैं। कितना सजेस्ट करती हैं आप हाइड्रा को, और कौन सा हाइड्रा करना चाहिए? अच्छा, हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है, और अनफॉर्चुनेटली अब ये हर सैलून पे, हर जगह पे जो अनट्रेंड लोग हैं, टेक्नीशियंस ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो ये कि आपके चेहरे के ऊपर इस प्रोसीजर के अंदर कोई क्रीम्स नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं कि सैलून से कराया, कहीं से भी XYZ जगह से कराते हैं, तो चेहरे पे क्रीम्स लगा दी जाती हैं और उसके बाद फेशियल किया जाता है। हाइड्रा फेशियल इज़ प्योरली अ मेडिकेटेड प्रोसीजर, जिसके अंदर केमिकल पीलिंग एजेंट्स जो माइल्ड वेराइटी होती है उसकी मदद से ये किया जाता है, जो मशीन के थ्रू ही आपकी स्किन में जाता है और मशीन के थ्रू ही आपकी स्किन से निकाला जाता है। इसके अंदर कोई क्रीम आपके चेहरे पे अप्लाई नहीं की जाती है। इसलिए जब भी आप ये कराएं, आपका करने वाला ट्रेंड डॉक्टर हो और डॉक्टर की सुपरविजन में ये हो, और इसके अंदर क्रीम्स का इस्तेमाल ना हो, तो ये तब प्रॉपरली आपकी स्किन को नरिश भी करता है और आपकी स्किन को इम्प्रूव भी करता है। अदरवाइज़ अगर आप एक किसी ऑर्डिनरी जगह से या ऑर्डिनरी तरीके से हाइड्रा फेशियल कराएंगे तो डेफिनेटली आपको वो चंद दिन के लिए रिजल्ट्स तो ज़रूर देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी स्किन के ऊपर डैमेज छोड़ के जा सकता है। अच्छा डॉक्टर सनिया, ये बताएं कि आपने यही बात की तो मैं आपकी बात को सेकंड करना चाहती हूँ। अब आपको सोशल मीडिया पे हर एक सैलून पे हाइड्रा फेशियल मिलेगा, जबकि हाइड्रा इज़ अ थिंग जो कि काफ़ी टेक्निकल है, आपको उसको लर्न करना पड़ता है, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन यू कैन इम्पोर्ट दैट मशीनरी। आप बीइंग अ स्किन एक्सपर्ट क्या कहती हैं, क्योंकि यू आर रनिंग योर ऑन क्लिनिक, आपको पता है कि वहाँ पर कोई भी आपने मशीन खरीदने जाना है तो यू हैव सम काइंड ऑफ SOPs, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी ये मशीन खरीद कर बगैर ट्रेनिंग के किसी सैलून जो कि लड़की मैनी पेडी करती है उसको नहीं सिखा सकते आप कि आप हाइड्रा कर लो। तो क्या SOPs होने चाहिए पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कहीं से भी मशीन मंगवाने के लिए आपको एक टेस्ट हो, कोई ट्रेनिंग हो, उसके बाद आपको अलाउ किया जाए कि मशीन अपने सैलून में रख सकें आप? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ये चीज़ें जो मशीनरी होती है ये हमारी CE अप्रूव्ड या FDA अप्रूव्ड मशीन्स होती हैं। अगर कोई ऐसी मशीन्स जो अप्रूव्ड नहीं हैं वो आपकी स्किन के ऊपर डैमेज दे सकती हैं। सेकेंडली, चूँकि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक प्रोसीजर है तो अब ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बाकी जगहों पे नहीं हो रही। बट स्टिल माशाल्लाह लोग आजकल बहुत एजुकेटेड हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करना जानते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करके जाएँ कि जब आप करवाने जा रहे हैं आपका करने वाला बंदा क्वालिफाइड है या नहीं। सेकेंडली, सस्ती चीज़ देख के कभी मत जाएं, आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करें, बिकॉज़ हाइड्रा फेशियल के अंदर कुछ टिप्स यूज़ की जाती हैं जो कि डिस्पोजेबल होती हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो फेशियल करते हुए किए जाते हैं, जिसके अंदर बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं कि आपकी अगर एक्ने बना हुआ है तो वो पॉप हो जाता है। सो अगर कोई पेशेंट ऐसा जो हेपेटाइटिस B-C का पेशेंट है और उसके ऊपर वो टिप्स रीयूज़ हो गई हैं तो वो हेपेटाइटिस B-C भी दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए डिस्पोजेबल टिप्स यूज़ करने वाले लोगों को प्रेफर करें, क्वालिफाइड लोगों को प्रेफर करें, और एक रिनोन्ड जगह के ऊपर हमेशा जाके प्रोसीजर्स अपने करवाएं, बिकॉज़ रीज़न ये है कि अगर आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो स्किन भी आपकी हेल्थ का ही एक पार्ट है। अच्छा डॉक्टर सनिया, जाते जाते क्या सजेशन देंगी आप? देखिए, हम तो बहुत दफ़ा कहते हैं, सब लोग बहुत जगहों पे सुनते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसे इतना नहीं करते कि डिहाइड्रेशन हो जाती है आपको। आपकी स्किन के लिए पानी, नेचुरल फ्रूट्स, अच्छा खाना, अच्छी डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यू लुक सो गुड, आपने स्मार्ट रहना है, आपने डाइट करनी है, मैंने डाइट करनी है। सब ख़वातीन, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का आलमी मसला है ख़वातीन का कि आपने पतले कैसे होना है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, अपनी स्किन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, जब भी आप डाइटिंग करें हमेशा बैलेंस डाइट करें। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन चीज़ों के, आप करें ज़रूर डाइटिंग, लेकिन बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप
बैलेंस डाइट नहीं करेंगे, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स, इनके ऊपर एजिंग साइंस आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन से ग्लो ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा एक बैलेंस डाइट रख के डाइटिंग करें। अपनी डाइट में फ्रूट्स, जूसेस और ग्रीन टी का इंटेक लाजमी रखें और 15 to 30 मिनट्स वॉक डेली अपनी रूटीन में रखें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स लेवल कम होगा, ऑटोमेटिकली आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपका नेचुरल ग्लो भी आएगा एंड यू विल फील मोर हैप्पी एंड लेस स्ट्रेस्ड। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी और हर चीज़ सही रहेगी। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। बड़ी अच्छी टिप्स आपने दी हैं, लेकिन यकीन करें ये टिप्स नहीं है, इस लाइफस्टाइल। आप इसे 4 दिन 5 दिन करेंगे, उसके बाद क्विट कर देंगे तो दोबारा वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। तो इस लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी पड़ेंगी। उसके लिए सुबह उठे और देखें गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमें आज से प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।